हम पढ़ रहे हैं चेंज इन पीएसआर, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, और इसमें हमने कवर कर लिया है अभी तक सैक्रिफाइसिंग, गेनिंग एंड न्यू पीएसआर, हमने कवर कर लिया है गुडविल, हमने कवर कर लिया accumulated profit or loss. Now the next and last one is revaluation of assets and liabilities. Now अगर आपने इससे पहले के ये जो टॉपिक्स हैं इन पे वीडियोस नहीं देखे हैं तो YouTube पे जाइए और प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके चेंज इन पीएसआर का प्लेलिस्ट निकालिए और वीडियो देख डालिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस अपने बुक में जितने हैं वो बना लीजिए। अगर कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, आप YouTube के ऊपर बैनर में आपको कॉर्नर पे एक टेलीग्राम का आइकन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कर लीजिए, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पे अपने आप कमेंट्स डाल दीजिए, या फिर इस वीडियो के नीचे में वो कमेंट्स डाल दीजिए ना। अगर आपको ये भी लगता है कि कोई पॉइंट्स कवर अप नहीं हुआ है या आपको कोई ऐसा डाउट हो रहा है जो मैंने नहीं बताया हो और आप चाहते हैं कि मैं उस पर एक वीडियो बना दूँ, तो आप वो भी वहाँ डाल सकते हैं। क्लियर? अब आते हैं रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स लायबिलिटीज़ पे। जहाँ तक हमने अभी तक देखा कि जो डेट ऑफ चेंज होता है, जिस दिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, उस दिन पे आपके पास जो भी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ हैं वो एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट एक्टिविटीज़ हैं। इससे पहले तक आपने जो भी काम किया, एसेट्स खरीदा, परचेज किया, बेचा, ठीक है, डेप्रिसिएट किया, जो भी है, लाइबिलिटीज़ पे ऑफ किया, लाइबिलिटीज़ और एक्स्ट्रा ऐड ऑन किए, तो इसके पहले के एक्टिविटीज़ के रिजल्ट से बना है ये। तो इस पे जो पार्टनर्स हैं उनका जो हक है, इस पे राइट है, वो किस रेशियो में है? ओल्ड रेशियो में है, क्योंकि ये चेंज के पहले के एक्टिविटीज़ के कारण आए हैं आपके बैलेंस शीट में एज ऑन डेट ऑफ चेंज। लेकिन एज आफ्टर द डेट ऑफ चेंज, आज के बाद से सब चीज़ जो है वो नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर्स शेयर करेंगे। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, एज ऑन डेट ऑफ चेंज इसका एडजस्टमेंट करते हैं। ठीक है, अब ये एडजस्टमेंट दो तरह से होता है। पहला, हम एज ऑन डेट ऑफ चेंज इसको सबसे पहले क्या बोलते हैं, एसेट्स और लायबिलिटीज़ को क्या करते हैं, रीवैल्यू करते हैं। ठीक है, कि आज के दिन इसका वैल्यूएशन कितना है, और फिर दो तरह के डिसीजंस ले सकते हैं पार्टनर। पहला डिसीजन ये होता है कि हम इसके रिवाइज्ड वैल्यू को, रिवाइज्ड वैल्यू मतलब नया वैल्यू जो आया है, ठीक है, उसको कैरी करेंगे अब आगे से बैलेंस शीट में। दूसरा ऑप्शन होता है कि हम इसके रिवाइज्ड वैल्यू को कैरी नहीं करेंगे। ठीक है, कैरी नहीं करेंगे। ये दो ऑप्शन हैं रिवैल्यूएशन पर। तो हम रिवैल्यूएशन करते हैं एसेट्स लायबिलिटीज़ का एज ऑन डेट ऑफ चेंज, और पार्टनर्स को दो ऑप्शन मिलता है, क्या इसके रिवाइज वैल्यू को आगे कैरी फॉरवर्ड करना है, हमें आगे से रिवाइज वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे बैलेंस शीट में, या आगे से रिवाइज वैल्यू पे नहीं करेंगे। ठीक है, आपको इन्हीं दो चीज़ों में अब एडजस्टमेंट देखना है कि कैसे दोनों मेथड्स में हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे। क्लियर हो गया? आइए अब चलते हैं इसका। Now, revaluation of assets and liabilities. When the PSR changes, assets, liabilities as on date of change are revalued. Logic behind this revaluation is that any increase, decrease in value of assets and liabilities belongs to the earlier period and should be shared among partners in old ratio. Clear है? There can be two treatments for revaluation of assets, liabilities. अब दो तरह का ट्रीटमेंट हो सकता है एसेट्स लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन का। रिवाइज्ड वैल्यू विल बी रिकॉर्डेड, रिवाइज्ड वैल्यू विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन बैलेंस शीट। ठीक है, पहला केस देखते हैं, व्हेन रिवाइज्ड वैल्यू विल बी रिकॉर्डेड इन बैलेंस शीट। अगर रिकॉर्ड होने का डिसीजन हुआ कि रिकॉर्ड करना है बैलेंस शीट में, तो क्या करेंगे हम? तो इस केस में हम बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में थोड़ा बहुत हमने पढ़ा था कि इसमें जब WCR और
IFR पढ़ रहे थे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पढ़ रहे थे, उस समय रिवैल्यूएशन देखा था थोड़ा सा। तो वी विल प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। यहाँ भी हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। ऑल्सो नोन एज रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम क्या बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोलते हैं। ये MCQ क्वेश्चंस में आ जाता है कभी कभी, इसलिए मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में दे दिया है। विच इज़ अ नॉमिनल अकाउंट। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल बोलते हैं नाम मात्र का। नॉमिनल का सिंपल मतलब होता है सिर्फ नाम मात्र का अकाउंट है। ये अपना पर्पस सर्व करके क्या होता है, बंद हो जाता है उसी अकाउंटिंग पीरियड में। जैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम रिवैल्यूएशन से होने वाले प्रॉफिट लॉस को निकालते हैं और एंड में इसको पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफ़र करके इस अकाउंट को बंद कर देते हैं। तो ये नाम मात्र का अकाउंट है, ये आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है। इट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट किसका किसका होता है, इनकम और एक्सपेंस, गेन लॉस, प्रॉफिट लॉस, इन्हीं सब चीज़ों का नॉमिनल अकाउंट होता है। क्रेडिटेड विद एनी इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज। अब देखिए ये नॉमिनल अकाउंट है, तो ये क्रेडिट साइड में इसके इनकम एंड गेन्स रिकॉर्ड होता है और इधर हमारा एक्सपेंस और लॉस रिकॉर्ड होता है, ठीक है। तो क्रेडिट साइड में क्या क्या जाएगा, अगर किसी भी एसेट्स का वैल्यू बढ़ गया तो जाएगा, लाइबिलिटी का वैल्यू घट गया तो जाएगा, ठीक है। डेबिट साइड में क्या क्या जाएगा, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज़। अगर एसेट का वैल्यू घट गया तो जाएगा इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज़। अगर लाइबिलिटीज़ बढ़ गया तो डेबिट साइड में जाएगा, क्योंकि वो एक्स्ट्रा एक्सपेंस पेमेंट करना पड़ेगा बिजनेस को ना। क्लोजिंग बैलेंस विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल इन ओल्ड रेशियो। जो भी क्लोजिंग बैलेंस होगा, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस ऑन रिवैल्यूएशन होगा, वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर होगा। इफेक्ट्स, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज विल बी रिकॉर्डेड एट रिवाइज्ड वैल्यू। इसको बनाने के बाद क्या होगा, एसेट लाइबिलिटीज जो भी हैं हमारे पास वो रिवाइज्ड वैल्यू पे रिकॉर्ड होंगे। मतलब आफ्टर द डेट ऑफ चेंज इन PSR जो भी हम बैलेंस शीट बनाएंगे उस पर नए बैलेंसेस पे एसेट्स लाइबिलिटीज को रिकॉर्ड करेंगे ना। इसका एक सैम्पल यहाँ पे है। रिवैल्यूएशन अकाउंट ऐसा होता है, डेबिट साइड में बाई इंक्रीज इन एसेट्स, बाई डिक्रीज इन लाइबिलिटीज़, टू डिक्रीज इन एसेट्स, टू इंक्रीज इन लाइबिलिटीज़, ठीक है। और क्या क्या जाता है, टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़। अब देखिए कुछ अब जैसे दिवाली के टाइम पे घर में सफाई होती है तो ऐसी चीज़ें निकल के आती हैं ना, यहाँ 2-3 साल पहले ख़रीदे थे, कहीं कोने में से निकला है। तो वैसे ही बिजनेस में होता है, ये साफ़ सफाई वाला सीन है, ठीक है। सब निकाल के सबका रिवैल्यूएशन कर रहे होते हैं। तो कुछ अनरिकॉर्डेड एसेट्स और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़ भी उभर के आ जाती है कि हाँ भाई, अरे ये भी एसेट है अपना, बुक्स में तो नहीं दिख रहा है, उसको भी वैल्यू करते हैं उस टाइम पे। तो अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स दिखा तो वो इंक्रीज इन एसेट है, वो क्रेडिट साइड में जाएगा। अगर कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी पता चल गई, अरे उसको पैसा देना बाकी था, देन दैट विल बी इन द डेबिट साइड ऑफ द रिवैल्यूएशन अकाउंट। एंड में ये क्रेडिट साइड है, मतलब इनकम गेन्स यहाँ रिकॉर्ड हुआ है। ये डेबिट साइड है, मतलब एक्सपेंस और लॉस रिकॉर्ड हुआ है। क्रेडिट साइड अगर ज़्यादा हुआ तो इधर प्रॉफिट निकलेगा, डेबिट साइड ज़्यादा हुआ तो इधर बैलेंस करेंगे और इधर क्या निकलेगा, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, ठीक है। तो एज पर द केस जो भी होगा यहाँ पे वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। ऑलवेज रिमेंबर ओल्ड रेशियो में। क्लियर है। एक एग्जांपल से देखें इसको ना। द बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज एज ऑन डेट ऑफ चेंज पर, ये देखिए बुक वैल्यू किसको बोलते हैं, जिस अमाउंट पे वो ऑलरेडी बैलेंस शीट में रिकॉर्डेड है। प्लांट एंड मशीन 2 लाख का, बिल्डिंग 1,20,000, लैंड 5 लाख, फर्नीचर 1,25,000, स्टॉक 1,80,000, डेटर 1,45,000, क्रेडिटर 90,000। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं। प्लांट एंड मशीन वॉज रिवैल्यूड एट 1,80,000, बिल्डिंग डेप्रिसिएटेड बाई 10%, लैंड वॉज रिवैल्यूड एट 8 लाख रुपीज़, फर्नीचर
furniture to be revalued at 85, stock revalued at 150, provision for doubtful debts to be created, creditors 5,000, outstanding salary 5,000, C is to be paid a remuneration of 15,000 for carrying out revaluation work. The actual expenses incurred by C was 5,000. इस क्वेश्चन में आपके मोस्टली सारे जो रिवैल्यूएशन के आइटम्स होते हैं वो कवर हो जाएंगे, ठीक है। सो चलिए इसको देखते हैं, ठीक है। इधर ही देख लेते हैं। एक हम सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं। लेट्स प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। ओह ग्रेट, इसी की तो ज़रूरत थी। राइट नाउ आई एम नॉट pro at using this tool, but still it's working fine. चलिए एक आपके जो ना यहाँ पर्टिकुलर्स, इधर अमाउंट, आई होप लेजर का फॉर्मेट आप लोग भूले नहीं होंगे। ठीक है, इसको थोड़ा और क्लियर कर दूं। ना अब पहले वाले पेज पे चलता है। हाँ जी, क्या क्या था? सबसे पहले तो बोल रहा है प्लांट एंड मशीन वॉज रिवैल्यूड एट 1,80,000 रुपीज़। एक्चुअल वैल्यू कितना है? 2 लाख रुपए का है, मतलब डिप्रिसिएट हो गया, घट गया प्लांट एंड मशीन, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, यहाँ प्लांट एंड मशीन घट गया, तो घट गया मतलब लॉस हो गया हमारा, तो डेबिट साइड में जाएगा टू प्लांट एंड मशीन। कितना अमाउंट था? 2 लाख से 1,80 हो गया, मतलब 20,000 लिख सकते हैं हम। चलिए आगे देखते हैं। बिल्डिंग 1,20,000 से बिल्डिंग डेप्रिसिएट हो गई 10%, मतलब 12,000 बिल्डिंग डेप्रिसिएट हो, इधर ही डालेंगे, लॉस है हमारा। बिल्डिंग अकाउंट 12,000, प्रीवियस लैंड 5 लाख, लैंड वाज रिवैल्यूड एट 8 लाख। लैंड अप्रिशिएट हो गया, मतलब उसका वैल्यू बढ़ गया 3 लाख रुपए से, तो इधर डालेंगे बाय लैंड 3 लाख रुपीस। नाउ अब आते हैं इधर, और क्या था? फर्नीचर इज टू बी रिवैल्यूड एट 85। बोल रहा है फर्नीचर रिवैल्यू हुआ 85 पे। पहले कितना था? पहले 1,25,000 था, 40,000 घट गया फर्नीचर, तो फर्नीचर घट गया 40,000 से, तो इधर डाल देंगे टू फर्नीचर 40,000, ठीक है। नाउ और क्या है? और क्या है जल्दी से देखें। स्टॉक रिवैल्यूड एट 150, पहले कितना था? पहले कितना था? स्टॉक 1,80 था, बोला रिवैल्यू कर दो इसको 1,50 पे, ठीक है, तो स्टॉक भी घट गया टू स्टॉक कितना? 30,000 रुपये,
यहाँ तक क्लियर है? कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। अगर किसी पर्टिकुलर जगह पे डाउट हो रही है तो उसका टाइम स्टैम्प भी डालिएगा कि इस मिनट इस सेकंड में डाउट हो रहा है मेरे को, ठीक है? उससे मुझे पहचानने में आसानी होगी, बहुत लंबा वीडियो होता है तो। ना स्टॉक हो गया, डेटर 1.45 है। डेटर का क्या सीन है? बोला कि प्रोविज़न क्रिएट कर दो डेटर के लिए। अच्छा, यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे क्रिएटेड @10%, ठीक है? तो डेटर कितना है? 1.45 है, तो 14,500 का क्रिएट कर देंगे। 14,500 का प्रोविज़न क्रिएट कर देंगे। ये हमारा एक्सपेंस हो गया। टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स 14,500, ठीक है? उसके बाद और क्या है? और बोला क्रेडिटर्स ऑफ 5,000 आर नॉट लाइकली टू बी पेड, मतलब 5,000 का ऐसा क्रेडिटर है जिसको पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। तो हमारे लिए तो बढ़िया है ना जी। हाँ, मिठाई खिला के आ जाएंगे क्रेडिटर को। बाई क्रेडिटर्स, लाइबिलिटी घट गया हमारा 5,000 का। क्लियर है ना? आउटस्टैंडिंग सैलरी 5,000 टू बी रिकॉर्डेड है। बोला कि आउटस्टैंडिंग सैलरी रिकॉर्ड करना है 5,000 रुपये का। टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज 5,000 का एक्सपेंस पड़ गया। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं ना। यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब रिवैल्यूएशन का जो काम होता है ना, रिवैल्यूएशन क्या होता है? किसी वैल्यूअर को बुलाएंगे, एक एक का मार्केट वैल्यू एज ऑन डेट कितना है वो चेकआउट करेंगे कि कितने में बिकेगा, आज की डेट में इसका वैल्यू कितना है। तो इन सब में जो खर्चा लगता है, रिवैल्यूएशन एक्सपेंस, इसको या तो कंपनी खुद से पेमेंट कर सकती है, तो सीधा सीधा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश टू बैंक कर देंगे, ठीक है, उस केस में। लेकिन कभी कभी क्या करते हैं, किसी पार्टनर को बोल देते हैं कि यार देख ले, करवा दे, वैल्यूएशन करवा दे, और उसको एक रेम्यूनरेशन फिक्स कर देते हैं कि तेरे को 10,000 मिल जाएगा रिवैल्यूएशन का। अब बिजनेस के लिए खर्चा कितना है? अगर वो काम जाके 4,000 में करवा लिया तो बिजनेस के लिए खर्चा कितना है? बिजनेस के लिए खर्चा तो 10,000 है ना जी, उसको जो रेम्यूनरेशन देंगे। अब वो 4,000 में करवाए या 12,000 में करवाए, हमको उससे मतलब नहीं है ना। हमने उसको 10,000 पेमेंट किया, हमारा रिवैल्यूएशन हो गया। तो हमारा एक्चुअल खर्चा कितना है? जितना हमने बिजनेस ने पेमेंट किया। तो C is to be paid a remuneration of 15,000 for carrying out revaluation work. Actual expense incurred by C was 5,000. Now this is irrelevant. ये आपके काम का नहीं है। हमें क्या ध्यान देना है? ये 15,000 पे ध्यान देना है, ठीक है? टू C's capital revaluation expense reimbursed, ठीक है? कितना? 15,000। ना इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं। थोड़ा सा ये क्या हो गया? थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं। और इसको टोटल करते हैं एक बार। ठीक है, तो ये 5,000 और ये 3 लाख रुपए, 3,05,000। डेबिट साइड में कितना टोटल हो रहा है? 20,000, 12,000, 40,000, 30,000, 14,500, 5,000, 15,000, 136,500। ठीक है, इधर ज़्यादा हो रहा है, टोटल इधर का लिखेंगे 3,05,000 प्लस 3,05,000, 168,500। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, जिसको कहाँ देंगे हम? टू पार्टनर्स कैपिटल प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। ठीक है, टू पार्टनर्स कैपिटल। अब देखिए किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में जाना है ये,
प्रीवियस ओल्ड रेशियो क्या है, 3:2:1 का है, 3:2:1 का रेशियो है। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूट होगा वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो ऐसे होगा कि ए को कितना मिलेगा इसमें, ए इधर जगह नहीं है, मैं इधर एक बार आपको शो कर देता हूँ। ए को कितना मिलेगा इसमें, तो 3 4 5 1 6 डिवाइडेड बाई 6 इंटू ए बी और सी, ठीक है। सो 6168 500 डिवाइडेड बाई 6, 28083 56167 और एट 4 2 5 0, ठीक है। ये हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूशन। किस रेशियो में किया, 3:2:1, जो कि है ओल्ड रेशियो, ठीक है। ये हो गया जी डिस्ट्रीब्यूट। आई होप आपको समझ में आया होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं। मैं नेक्स्ट टाइम से ट्राई करूंगा कि इसको हम एक्सेल में कराएं। एक्सेल में थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड मैनर में हो जाता है ना। एनीवे ये चीज़ क्लियर हो गया। अब ये बोल रहा है पास नेसेसरी जर्नल एंट्री इन केस ऑफ पार्टनर्स हैव अग्रीड टू रिकॉर्ड द रिवाइज्ड वैल्यू इन द बुक्स ना। इस केस में जर्नल एंट्री क्या होगी वो भी देख लें। क्या होगी जर्नल एंट्री, चलिए एक एक करके सारे को देखते जाएंगे। ये जितने भी डेबिट हैं, जिससे रिवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीन अकाउंट टू बिल्डिंग अकाउंट टू फर्नीचर account to stock account to provision for doubtful debts to outstanding salary to, चलिए इतना ही है, ठीक है। इन सब का अमाउंट इधर दे देंगे हम। इन सब पे अमाउंट लिख लेंगे इधर, 20,000, 12,000, 40,000, 30,000, 14,500, 5,000, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और 2 इसको अलग से लिखेंगे। सारे रिवैल्यूएशन का आइटम्स हो गया। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, रिवैल्यूएशन एक्सपेंस को अलग से दिखा देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, एक एसेट्स भी तो है अपना, लैंड अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये 3 लाख, ये 5,000, 3,05,000, ठीक है। रिवैल्यूएशन में जो प्रॉफिट लॉस हुआ उसको कहाँ बांट दिया, पार्टनर्स कैपिटल में बांट दिया।
तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू A is capital to B is capital to C is capital. कितना कितना बांट दिया, कितना हो रहा था रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट? 168,500. कितना प्रॉफिट हुआ? 168,500. और डिस्ट्रीब्यूट कैसे किए? डिस्ट्रीब्यूट किए इसको 84,250, 56,167 और 28,083. ठीक है, ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, तो ये इसका जर्नल एंट्री पास हो गया. रिवैल्यूएशन खुला, रिवैल्यूएशन बंद हो गया. क्लियर है? ठीक है. नाउ आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाने बोला जा सकता है, जर्नल एंट्री भी पास करने बोला जा सकता है. तो उस केस में ध्यान रखिएगा. इसके जर्नल एंट्री को अलग से मैं आपको अगर बता दूं तो ये बहुत सिंपल है. रिवैल्यूएशन नॉमिनल अकाउंट है और ये डेबिट तब होगा जब इसमें एक्सपेंस लॉस बढ़ेगा और क्रेडिट तब होगा जिसमें इनकम और गेन बढ़ेगा. ये बात अपने दिमाग में क्लियर रखिएगा. और जो कंसर्न्ड अकाउंट है, अपोजिट अकाउंट है, वो उस हिसाब से डेबिट या क्रेडिट होगा. जैसे कोई भी एसेट्स बढ़ा तो उस केस में क्या करेंगे? एसेट्स अकाउंट डेबिट. एसेट्स बढ़ता है तो क्या करते हैं? डेबिट करते हैं टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि हमारा गेन है ना. यही चीज़ अगर क्रेडिटर घटा तो, अगर क्रेडिटर घट गया तो भी यही करेंगे. क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. अगर एसेट्स घट गया तो हम क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट. लॉस बढ़ गया, लॉस घट गया. ठीक है, एसेट्स घट गया हमारा और इधर से लॉस बढ़ गया हमारा. और अगर कोई लाइबिलिटी जैसा क्रेडिटर हो गया वो आपका बढ़ गया तो यही करेंगे. रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट. ठीक है. So I hope this is clear. In case of any doubt, if you are still having any doubt, आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे डाल दीजिए या फिर मेरे टेलीग्राम वाले चैनल पे जाके आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं. ठीक है, चाहे आप जिस भी बुक से बना रहे हैं, डजंट मैटर. ठीक है, we will never ever go after books. We will only go after concepts. क्लियर हो गया ये? So I hope this video was useful. ये कुछ और वीडियोस हैं जो आपके टॉपिक से रिलेटेड हैं. If you are interested in watching them, just click on them.